हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एलटी ग्रेड हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सुपर फास्ट तरीके से पूरे 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्रश्न जो आपके हैं बिल्कुल सिलेक्टेड आपके लिए गए हैं और लगभग देखा जाए जो आपकी परीक्षा होनी है वो लगभग ऐसा ही आपको पेपर देखने को मिल सकता है। हमने कई ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कराया है और कहा भी है कि इनको आप लोग रट जरूर लीजिएगा, है ना, क्योंकि 2018 का जैसे आपका लेवल रहा है उस लेवल को देखते हुए आपकी जो परीक्षा है तो लगभग वैसा आपका होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। यानी जो आप लोग अंतिम समय में आप लोग बिल्कुल कठिन कठिन पढ़ रहे हों ऐसा है नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। हम यहाँ पर दे सकते हैं कि आपको मैराथन क्लासें हिंदी साहित्य की भी दे रहे हैं, है ना, आपको व्याकरण की भी क्लास आपको दे रहे हैं जो कि आपके सिलेबस और लेवल वाली है ना। तो आप लोग डेली क्लास देखिएगा। कह सकते हैं दोपहर को 2 बजे भी एक क्लास हमने यहाँ पर देखो कल भी दिया था और आज भी क्लास दिया है। कल भी क्लास आपकी रहेगी, तो आप लोग टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स से जुड़ जाइएगा अगर आपको सभी क्लासें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। तो आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए सुपर फास्ट तरीके से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। वन को ऑप्शन देना है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यानी ये छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम आता है और इनके बारे में हमने आपको डिटेल में आपको छायावाद के बारे में बता दिया है। तो आप कहेंगे तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी। बाकी इनकी रचना आपने जानते हैं, जैसे अनामिका है, आपकी परिमल है, कुकुरमुत्ता है ना, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है, लेकिन आपसे पूछा है किस श्रेणी की कविता है। तो याद रखना ये लंबी कविता है, यानी लंबी कविता है ना, जो कि यहाँ पर देखा जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है, ये लंबी कविता में आपकी आती है और जो अनामिका नामक काव्य संग्रह है उसी में आपकी संकलित की गई है। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। जैसे सरोज स्मृति हो गया, तोड़ती पत्थर हो गया, प्रेयसी और रेखा सची, आपकी इनमें आपकी आती है लंबी कविता में। अगला दिया है कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये आपके सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना। और देखा जाए तो भैया यहाँ पर इनकी जो रचना है ये एक नाटक संबंधी आपका है और भी इनकी रचनाएं आपकी हैं, युगवाणी भी आपकी है, युगांत भी है, ग्राम्य है, चिदम्बरा है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो महादेव वर्मा की रचना की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यामा भी है, आपकी दीपशिखा है, निर्जा है, आंगन के पार द्वार नहीं है। अब आप बताइए कि आंगन के पार द्वार किसकी है, अज्ञे जी की है। किसकी है, तो अज्ञे जी की है, अज्ञे जी की आपकी ये रचना है, ये याद रखना है। ठीक है ना, और याद होगा कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। तो 5 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका प्रेम पथिक हो जाएगा। छायावाद वाला जो हमने आपको दिया है बेसिक वाला क्लास, उसको देखा है ना, उसमें आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। छायावाद जो आपकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो छायावाद आप जरूर देखिएगा। हमने एक एक बारे में अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताया, जयशंकर प्रसाद की पूरी जीवन लीला, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, है ना, सबको अच्छी तरीके से बताया, तो उसको जरूर देखिएगा, वहां से सब क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका सर आपका प्रेम पथिक हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की एक कृति है जो पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था। प्रेम पथिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और सर ये 1914 में, कब है, 1914 में यह रचना आपकी प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। ठीक है ना, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम इनमें से क्या है। तो देखो सबसे पहले इनकी रचना है निहार, है ना। अगर आपसे पूछे महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन है, निहार थी, याद रखना निहार है। और निहार जो आपकी आई थी इसका मतलब है ये ऑप्शन तो यहाँ से हटा दीजिए और ये ऑप्शन हटा दीजिएगा। निहार जो आपकी है सर, निहार के बाद देखा जाए रश्मि आई थी, रश्मि के बाद नीरजा, यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी आ रहा है। याद रखिए निहार जो आपकी थी 1930 में, फिर रश्मि आपकी 32 में, नीरजा आपकी 34 में और दीपशिखा आपके यहाँ पर 42 में, यानी 1942। ठीक है ना, तो ये याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत दुर्दशा किसकी रचना है, आप कहेंगे सर भारत दुर्दशा, और ये जो आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है भारत दुर्दशा, यानी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके द्वारा और भी आपके नाटक हैं, जैसे आपका अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, है ना, साथ में देखा जाए तो नील देवी, चंद्रावली, इन्हीं के बहुत महत्वपूर्ण आपके नाटक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। तो भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है, याद रखना है यहाँ पर जो पाखंड विडंबन है, कौन है, पाखंड विडंबन जो आपका है ये इनका मौलिक नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है, यानी दूसरे नाटक का अनुवाद किया है। तो ये जो नाटक है वो अनुदित नाटक है। क्या है सर जी, ये अनुदित नाटक आपका है, इनका ये अनुदित नाटक है, याद रखना है। ठीक है ना, बाकी प्रेम जोगिनी, विस्मय विस्मोधम, चंद्रावली, ये भारतेंदु के ही आपके नाटक हैं जो कि मौलिक नाटक हैं।
इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो देखो भैया भारतेंदु की कौन सी रचना नहीं है? तो हमने कहा सर यहाँ वैदविकी, हिंसा हिंसा ना भवती, विशस विस्मोधम और बादशाह दर्पण भी है। लेकिन पद्मावती, ये पद्मावती तो मलिक मोहम्मद जायसी की है ना, ये किसकी है? तो आपकी ये जायसी की है, याद रखना है, ये आपकी जायसी की हो जाएगी, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएगा। बाकी इनकी रचना में स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 11 नंबर आपसे कह रहा है। तो सर जी याद रखना है, आषाढ़ का एक दिन दिया है, लहरों के राजा हंस याद अधूरे हैं, तो हैं, लेकिन कन्यादान नहीं है ना, याद रखिएगा। जो आपका कन्यादान है ये मोहन राकेश का नहीं है। कन्यादान जो नाटक है विजय तेंदुलकर का है। किसका है? ये आपके विजय तेंदुलकर का है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? तो याद रखना ये गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा है, जो आपके चंद्रगुप्त नाटक है। तो चंद्रगुप्त नाटक से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सर जी जो चंद्रगुप्त नाटक था इसकी एक पात्र थी कार्नेलिया, है ना। कार्नेलिया जो आपकी थी विदेशी आपकी महिला थी, और एक अलका थी, दो आपकी थी जो विदेशी थी। और ये आपके देखा जाए तो ये क्या थी भैया? ये आपकी इसकी नायिका आप मतलब रही हैं, रानियां थी आपकी, है ना। तो इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का यहाँ पर दिया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार आपसे पूछा गया है। और सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर जो आपसे दिया गया है, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार। सर जी 13 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सर ये बालकृष्ण भट्ट आपके हैं, कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, और राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। यानी एक नाम ही आपको मिल गया होगा दास मालुका। तो सर ये आपके दास मलूक दास की है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये मलूक दास का ये दोहा है, याद रखना है। यानी जिस प्रकार अजगर कोई नौकरी नहीं करता और पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी इन्हें भोजन मिलता है क्योंकि सबके देने वाले राम हैं। यानी ये कह रहा है कि भैया राम ने बनाया है तो राम ही आपको देंगे कुछ न कुछ खाने को। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखो नहीं पूछ लिया है न आने वाले, तो हमने कहा संत में आपके कबीरदास हैं, दादू दयाल भी हैं, गुरु नानक भी हैं। लेकिन जो नंददास हैं, क्या है सर जी? ये जो आपके नंददास हैं ना, ये संत परंपरा में नहीं आते हैं, याद रखना है। ये नंददास भक्ति शाखा में है, जो आपकी अष्टछाप की कवि में आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, कंजूस और सोना किसकी रचना है? कंजूस और सोना किसकी रचना है? तो सर जी 16 नंबर का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर है, ये अज्ञे जी की है, याद रखना है। कंजूस और सोना किसकी रचना है? तो याद रखना ये अज्ञे जी की रचना है, अज्ञे जी की रचना है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। एक बार क्वेश्चन नंबर आपके 16 पर देखिएगा, 16 नंबर आपसे जो दिया गया है कंजूस और सोना, ये अज्ञे जी की नहीं होगी, याद रखना ये निराला जी की है, याद रखना। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंजूस और सोना जो आपकी रचना है ये आपकी किसकी है? तो निराला जी की आपकी रचना है, याद रखना है, ठीक है ना। इनके और भी आपकी कहानियां हैं, जैसे आपका हिरनी, भेड़िया, है ना, दो घड़े, सुकुल की बीबी, है ना, इन्हीं की आपकी थी। तो ये आंसर निराला हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है अलवार वैष्णो की संख्या आपकी कितनी है? यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है सर जी अलवार जो आपके संत थे, है ना, इनकी संख्या पूछा गया है, बताइएगा अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की जो संख्या मानी जाती है वो सर जी आपकी मतलब अलवार वैष्णो आपसे पूछा गया ना, आपसे पूछा है अलवार वैष्णो। तो याद रखना इसका जो आपका आंसर बनेगा 17 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 इसका आंसर बनेगा। याद रखना कि जो अलवार तमिल कवि और संत थे, अलवार वैष्णो की संख्या 12 है ना। और देखा जाए तो अलवार संतों को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। अगला देखो दिया गया विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है, और यहाँ पर देखा जाए तो इस कृति का नाम क्या है? यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की, क्या? कुछ चंदन की कुछ कपूर की, ये विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति है। याद रखिए इनको यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? यानी हिंदी साहित्य की जो हिंदी साहित्य में जो आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनकी यहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलर हुए थे एक निबंधकार के रूप में, है ना। यानी निबंधकार के रूप में आपके हैं, और श्रेष्ठ द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कह सकते हैं कि एक आपके निबंधकार आप कह रहे हैं। 6 निबंध केवल लिखा इन्होंने, और उसी से बिल्कुल अपने पॉपुलर हो गए हैं। यहाँ पर दिया गया है सूर काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत दिया गया है?
यानी 20 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है। सूर्य का वात्सल्य वर्णन आपका अद्भुत है, बिल्कुल सही है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। भाषा देखो अवधि दिया है और आपको मालूम है कि सूरदास की भाषा आपकी है वो ब्रजभाषा है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सूर्य काव्य मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, जो कि सही दिया गया था। अगला दिया गया है आपसे, कह रहा है सर भ्रमर दूत के रचनाकार पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पर पूछा है भ्रमर दूत के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए भैया जवाब देना है 21 नंबर में, तो याद रखना ये आपके सूरदास हो जाएंगे या आपके कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 21 नंबर का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर आंसर आपका होगा क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी ऐसा क्वेश्चन जो आपका दिया है जो कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पर दिया है भ्रमर दूत के रचनाकार, क्या दिया गया है, भ्रमर दूत के रचनाकार आपसे पूछा गया है। और भ्रमर दूत के रचनाकार जो आपके हैं वो याद रखना है सत्यनारायण कवित्त रत्न आपका होगा आंसर। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना जगन्नाथ रत्नाकर नहीं लगाना है, यहाँ पर जो लगाना है वो सत्यनारायण कवित्त रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। याद रखना 21 का ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। 22 नंबर दिया है और याद रखना है इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 22 नंबर है और 22 का ऑप्शन आपका जो बनेगा बी हो जाएगा। ये कृष्णदास हैं। कौन है भैया, ये कृष्णदास आपके हैं, यानी बल्लभ संप्रदाय के कृष्णदास, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा जो स्थापित अष्टछाप कवि रहे हैं उनमें से आपके एक हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कृष्णदास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक आपके कृष्णदास हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो यहाँ पर देखिए अष्टछाप की जो संस्थापना है यानी स्थापना है ये आपकी 1565 में की गई थी। कब सर जी, तो आपकी 1565 ईस्वी में आपकी की गई थी। और ये जो किया गया था विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया था, यानी विट्ठलनाथ इसका जो आपका आंसर बनेगा वो सर जी आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कवियों की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी 4 शिष्य जो आपके थे वल्लभाचार्य के और 4 आपके विट्ठलनाथ के थे। इनमें से देखा जाए तो गोस्वामी कह सकते हैं गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, कुमनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, है ना, ये आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो विट्ठलनाथ के आपके 4 स्टार्टिंग में जो बताया गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, नंददास, ये आपके विट्ठलनाथ के थे। बाकी 4 आपके थे वो आपके वल्लभाचार्य के थे। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। यहाँ पर 24 नंबर है, 24 की बात कर लेते हैं तो ये किया था आपके संवत 1631 में किया था, है ना, यानी विक्रम संवत जो आपका 1631 है। यानी यहाँ पर ईस्वी की बात करते हैं तो 1574 ईस्वी में किया था। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूरा किया था। अयोध्या में रामनवमी के दिन शुभ दिन इसकी रचना प्रारंभ की गई थी, याद रखना है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो सर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना किया है वो 3 जगह किया था, आपके अयोध्या में, वाराणसी में और चित्रकूट, 3 जगह इसकी रचना आपकी की गई है। अवधी भाषा में है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। समय याद रखना है, समय जो आपका है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक आपके हैं कौन। यहाँ पर 25 नंबर है और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद है। कौन है सर, यहाँ पर है जो आपका आंसर हो जाएंगे यहाँ पर रामानंद, इसका आंसर आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। याद रखना है ये जो लेखक थे स्वामी रामानंद आपके हैं और स्वामी रामानंद संस्कृत के एक विद्वान थे, है ना। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन आपको चयन करना है। 26 नंबर में देखो पहला ऑप्शन दिया गया है और पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इनमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण हुआ है, ये बात आपका सही लग रहा है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, ये कालजयी रचना का समापन बिंदु आपसे पूछा गया है सर, ये असत्य है ना, ये असत्य आपका दिया गया है। बाकी सभी आपके पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। शैव और वैष्णव मतों का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इस कांड में कवि ने योगीन समस्याओं का उचित सर्वाग्राही किया है, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत का संबंध जो आपका है वो किससे है। 27 नंबर दिया है और 27 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, सूफी साधना से है। किससे है, तो आपकी सूफी साधना है, यानी सूफी मत के अनुसार कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, उसका नाम जो आपका एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, आत्मा स्वयं ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है, ये आपसे इसमें बताया गया है। और अगला दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। चलिए भाई 28 नंबर दिया है और 28 की बात करते हैं तो सर ये आपका इंद्रावती है। क्या है, यहाँ पर जो आपका इंद्रावती है, इंद्रावती को माना है, ये याद रखना है। और इसके रचयिता जो आपके हैं नूर मोहम्मद है। कौन है, नूर मोहम्मद है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि इंद्रावती जो आपकी है, इंद्रावती में कलिंजर के एक राजकुमार थे, राजकुंवर, और आपके आगमनपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी पर आधारित आपका है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला है आपसे कह रहा है बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है, बताइए बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है।
यहाँ 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन है सर? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है माटी की मूर्ति की विधा आपकी है क्या? तो माटी की मूर्ति जो आपका है याद रखिए संस्मरण आपका है, क्या है ये आपका संस्मरण है, राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है, याद रखना है। इनके और भी संस्मरण आते हैं जैसे गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, है ना, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की और भी संस्मरण आपकी रचना है। अगला है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि इनमें से कौन है? चलिए भैया 31 को ऑप्शन देना है, और 31 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो सर ये आपके जो घनानंद आपके हैं, याद रखना है यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं आपके घनानंद, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि आपके हैं, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और ये निम्बकाचार समुदाय में आपके दीक्षित आपके हुए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द्रग अरुझत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित्तप्रीत, यह कथन किसका है? यहाँ पर ये जो आपका कथन दी गई है पंक्ति जो आपकी है वो रीत काल के कवि थे एक आपके बिहारी, तो ये बिहारी की कवि है, यानी बिहारी जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पंक्ति आपकी बिहारी जी की है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बताइएगा। यहाँ पर देना देखिएगा 33 नंबर में हमने जीवन परिचय आपको पढ़ाया था और कहा था कि घनानंद और सुजान की प्रेम कहानी, है ना, यानी कि आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है ना। यहाँ पर जो वियोग आपका है वियोग श्रृंगार, इसलिए इन्होंने वर्णन किया है घनानंद के जिन्हें भी रचना है उनमें कहीं ना कहीं आपकी वियोगता आपको देखने को मिलेगी। इसमें सुजान नामक जो लड़की है उससे आपकी प्यार करते हैं, है ना, और यहाँ पर दरबार में गाना भी गाता है, इन्हीं के कहने पर, राजा के कहने पर नहीं गाते हैं। जैसे ही सुजान ने कहा तो इन्होंने गा दिया, तो राजा ने इनको बाहर निकाल दिया था अपने राज्य से। कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? तो सर 34 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहा है रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना किया है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। रीत सिद्ध धारा के रीत बिहारी जो है रीत सिद्ध का धारा के कवि आपके हैं। केशव जो दिए हैं रीत मुक्ति धारा के हैं, क्या बताइएगा? यहाँ पर 34 नंबर में जो आपका दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर जो 34 नंबर आपका दिया है 34 नंबर में वो आपका आंसर इनमें से होगा क्या? तो आंसर नंबर आपका बिहारी तो आपका रीत सिद्ध आपके दिए हैं, सही दिया गया है। केशव जो आपके रीत मुक्त दिया है, यहीं से कुछ आपका गड़बड़ है, यानी यहाँ पर केशव दास जो आपके रीत मुक्त से हैं, है ना, केशव जो आपके हैं रीत मुक्त से हैं, रीत मुक्त से भी नहीं होंगे, फिर ये आपके होंगे किससे भैया? ये आपके कह सकते हैं ये अलंकारवादी से आपके हैं, याद रखना है। ये केशव दास आपका रीत मुक्त से आपके नहीं हैं, है ना, ये आपकी इनसे नहीं है। इनकी जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला जैसे लक्षणों में जब देखा जाता है तो वो रीत मतलब रीत काव्य धारा में जो आपका आता है कौन? सिद्ध, रीतबद्ध, याद रखना ये रीतबद्ध से हैं, नोट करिएगा, ये रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, रीतबद्ध से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका ये गड़बड़ था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कालिदास हजारा की रचना किसने किया है? कालिदास हजारा की रचना किसने किया है? चलिए 35 नंबर है और 35 की बात कर लेते हैं, तो सर ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये कालिदास त्रिवेदी ने किया था, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिदास त्रिवेदी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो देखिए अर्धकथानक जो आपका है ना, बनारसी दास द्वारा लिखित ये आपकी है, और ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा है जो बनारसी दास द्वारा आपकी लिखी गई है, याद रखना है ना, और इसे हिंदी की प्रथम आत्मकथा कहा जाता है। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? यानी सर 37 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 37 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। याद रखना है नव जागरण का जो अग्रदूत कहा जाता है वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है, याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी रचना देखा जाए प्रेम सवर, प्रेम माधुर, है ना, प्रेम तरंग, सही श्रृंगार, होली, ये ढेर सारी इनकी रचना है। अगला देखो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? यानी भारतेंदु ने एक पत्रिका संपादित किया था और इस पत्रिका का नाम आपका है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 38 नंबर दिया और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सर बाला बोधनी। क्या हो जाएगा? बाला बोधनी आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बाला बोधनी इसका आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। और ये 1974 में पत्रिका प्रकाशित की गई थी। बाकी इनकी और भी रचना है, कवि वचन सुधा भी आपकी है जो 1973 में हुई थी, लेकिन इनमें जो ऑप्शन दिया है वो ए नंबर है। चलिए जुकाम भी हो गई है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी नवरत्न के लेखक आपके हैं कौन? हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? 39 नंबर दिया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो ये आपके मिश्र बंधु हैं। क्या हैं? मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, मिश्र बंधु इसका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना है। मिश्र बंधु विनोद जो आपके रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है?
तो देखिए हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है ये लिखा गया है जो आपके सुमन राजे हैं। कौन है? डॉक्टर सुमन राजे हैं, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। बाकी जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आपको पढ़ने को ये मिलेगा अच्छी तरीके से, जो प्लेलिस्ट में है वहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक इनमें से आपके हैं कौन? देखो 41 नंबर आपका दिया गया है, और 41 की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका दिया गया है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर दिया है, यहाँ पर याद रखना और मत समझिएगा हिंदी साहित्य के इतिहास मॉडर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान बोलने लगो। यहाँ पर जो लिखा है ये आपके पादरी एडविन ग्रीप्च का है, याद रखना। इसका जो आपका आंसर दिया है ये पादरी जी का आपका है ना, जो कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है ना, और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, तो इस ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा के जो लेखक है वो आपके है कौन? यहाँ पर 42 नंबर दिया और 42 का ऑप्शन हो जाएगा विष्णुचंद्र शर्मा। सर क्या हो जाएगा? विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नई कविता और अस्तित्ववादी के लेखक इनमें से कौन है? नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक इनमें से कौन है यहाँ पर देना है। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर देखा जाए नई कविता और अस्तित्ववादी के जो लेखक है वो आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना आपकी कौन सी है? कह रहा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना आपकी कौन सी है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया है 44 नंबर में, वो आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। याद रखना है ये आपको मिलेगा आदिकाल की, जब रचना पढ़े हुए आदिकाल में तब उसमें सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आपके आते हैं। तो भैया यहाँ पर याद रखना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की आपकी रचना है, और जो आपके साल भद्र सूरी के द्वारा ये रचित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? चलिए यहाँ पर देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सर कौन? यहाँ पर बरवय रामायण जो आपकी है। कौन है? बरवय रामायण जो आपकी है, बरवय रामायण है ये तुलसीदास की है। याद रखना है अवधी भाषा में और बरवय छंद में आपकी लिखित की गई है, बरवय है ना, बरवय अवधी का अपना एक छंद है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आला और औदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन जो मिलता है वो सर किस में मिलता है? तो ये मिलता है परमाल रासों में। किस में मिलता है? परमाल रासों में मिलता है। आला या इसको आला खंड बोलते हैं, इसी को हम लोग परमाल रासों बोलते हैं। 1230 में जगनिक ने इसकी रचना किया था। आला खंड में आला और उदल नामक दो वीर सरदार थे, उनका वर्णन इसमें आपको मिलता है, याद रखना है। अगला है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? चलिए स्वयंभू को कहते हैं क्या? यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यानी देखो आपसे दिया गया है कि सजी जो आपके दिए गए स्वयंभू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर है। स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, ऑप्शन डी हो जाएगा। विभाव अनुभाव संचारी योगाद्रस निष्पत्ति सूत्र की साचारिका है। तो याद रखना जब आपको रस पढ़ाया जाता है तब आपको ये पढ़ाया भी जाता है ना, रस में जैसे चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। ये आचार्य भरत मुनि के द्वारा ये सूत्र दिया गया है। 48 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव इन सब के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसी को रस कहते हैं। अगला है आपसे कह रहा है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? तो 49 नंबर दिया गया है और महिम भट्ट के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम है अनुमानवाद। क्या नाम है? अनुमानवाद है, यानी आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अनुमानवाद हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिया गया है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित कह सकते ग्रंथ है? ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? देखिए 50 नंबर दिया और 50 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, ध्वनि से हो जाएगा। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलटी ग्रेड का सॉल्व कराया था, वहाँ पर आपको हमने पढ़ाया भी है। ठीक है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर या हम जितनी भी क्लासें आपको देते हैं उनको आप पढ़ते चलिएगा। यानी एक आनंदवर्धन के बारे में हमने बताया था कि आनंदवर्धन द्वारा ये रचित ग्रंथ है जिसको बोलते हैं ध्वन्यालोक। ठीक है ना, ये जो आपका ग्रंथ है वो किसका है? तो आपके आनंदवर्धन का है, और ये आपके ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। यानी आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक ग्रंथ में ध्वनि को काव्य का विशिष्ट तत्व बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? 51 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही याद रखना है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति पूछा गया है। याद रखना नई कविता में जो देखने को मिलता है वो उन्मुक्तता मिलता है।
यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर दिया गया है 52 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उन्मुक्तता। यानी नई कविताएं भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहते हैं जिनमें परंपरागत कवियों में से आगे नए भावों को अभिव्यक्त करती है ना, नए मूल्यों को करती है, नए शिल्प प्रधान का अन्वेषण करती है, तो उनको ये कहा जाता है। और इसको प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता जो नवीन द्वारा विकसित हुई है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। संसद से सड़क तक के रचनाकार जो आपके हैं इनमें से कौन है? यहाँ पर देखा जाए 53 नंबर में, तो सर याद रखना है आपके धूमिल आपके हैं। संसद से सड़क तक ये कवि धूमिल की रचना है, याद रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था वो सुदामा पांडे था ना, सुदामा पांडे था। और अगला देखो दिया गया है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था? यहाँ पर 54 नंबर दिया है और 54 का ऑप्शन आपका बनेगा सर जी संपूर्ण रचना कर्म के लिए। किसके लिए मिला था? 1992 में नरेश मेहता को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनकी संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया था, है ना। यानी किसी विशेष के लिए नहीं दिया गया, संपूर्ण इन्होंने जीवन में साहित्य सेवा किया उसके हिसाब से इनको मिला था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है? धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन हुआ है, ये देना है। तो देखिए 55 नंबर दिया है और 55 का ऑप्शन हो जाएगा राधा के नवीन रूप का वर्णन हुआ है। किसके बारे में? यानी कृष्ण की प्रिया प्रिया जो आपकी राधा की भावना, संवेदना, प्रेम के विभिन्न आयाम है ना, उनका वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला है ताई कहानी के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर देना है आपसे, कह रहा है कि ताई कहानी के जो लेखक वो आपके हैं कौन? सर जी 56 नंबर दिया गया है और 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। ये विशंभर नाथ शर्मा है। क्या है? याद रखना है ताई कहानी के जो लेखक आपके हैं वो विशंभर नाथ शर्मा। इसका जो आंसर दिया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता जो आपका है, झबरा कुत्ता ये प्रेमचंद की जो कहानी थी पूस की रात, है ना, पूस की रात। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो सजीव बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पूस की रात कहानी का ये पात्र आपका रहा है, याद रखना है। पूस की रात में झबरा कुत्ता, हल्कू, मुन्नी, है ना, ये आपको मिलेंगे। अगला दिया है इनमें से शिव मूर्ति की कहानी आपकी नहीं है, यानी 58 नंबर दिया गया है। तो 58 नंबर में याद रखना है शिव मूर्ति की कहानी में अकर्मक क्रिया नहीं आती है। यानी ये सर रचना है, अकर्मक क्रिया व्याकरण नहीं है, याद रखना। अकर्मक क्रिया ये शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके जो आपके रचनाकार हैं, अकर्मक क्रिया के जो रचनाकार हैं वो सेरा यात्री आपके हो जाएंगे। सेरा यात्री ये आपका होता है, शॉर्टकट में नाम होता है। अगला है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? देखो दिया है अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर आपने कहानी पढ़ा होगा पुरस्कार कहानी। तो पुरस्कार कहानी में सर याद रखना है जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है और इसमें पात्र जो अरुण और मधुलिका आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है दामुल का कैदी के लेखक आपके कौन है? देखो दामुल का कैदी के जो लेखक हैं यहाँ पर 60 नंबर में और राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो सर जी इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ये आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। यानी दामुल का कैदी के जो लेखक आपके हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की और भी कहानियां हैं जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवासार गेहूं, है ना, आत्माराम ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये ढेर सारी आपकी है ना, कफन, ये निके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यासकार आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार इनमें से कौन है? नंबर की बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये उषा प्रियंवदा है। क्या है? उषा प्रियंवदा, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मैथिली सेनगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी सर 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सर 62 नंबर के इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 62 नंबर है। चलिए याद रखना है कि मैथिली सेनगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है, यानी इसमें नायिका पर फोकस आपका नहीं है। तो याद रखना है जिसके नायक लक्ष्मण आपके हैं, यानी ये सर आपके कौन थे? पंचवटी थे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि पंचवटी में नायिका प्रधान नहीं है, पंचवटी नायक प्रधान है। यानी ये जो रचना आपकी है वो नायक प्रधान आपकी है, नायक प्रधान आपकी रचना है। यानी सर जी पंचवटी जो आपकी है, पंचवटी जो आपकी रचना है इसमें नायक लक्ष्मण है। यानी यशोदा में महात्मा गांधी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है ना, हर चीज में कहीं ना कहीं आपकी स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें नायक जो आपकी प्रधान है वो आपकी लक्ष्मण है। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नायक प्रधान आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मैथिली सेनगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी 63 नंबर में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साकेत में किया है। यानी यहाँ पर समझिएगा कि मैथिली सेनगुप्त ने इतिहास में उपाक्षित नारी पात्र यानी उर्मिला की बात हुई है। साकेत में याद होगा कि लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, ठीक है नहीं? याद है कि नहीं? आपको याद है या पहली बार पढ़ रहे हैं?
तो याद रखना है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला थी, है ना, लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, ये साकेत नामक पुस्तक में है और इनके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी है। ये ऑप्शन आपका डी के साथ हो जाएगा। कह रहा है सर जी चाक उपन्यास की लेखिका आपकी कौन है? चाक उपन्यास की जो आपकी लेखिका है वो आपकी सर जी इनमें से है क्या? यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? 64 नंबर आपसे पूछा गया है। तो 64 नंबर की बात कर लेते हैं तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा है। कौन है? मैत्री पुष्पा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्री पुष्पा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सर 65 नंबर की बात कर लेते हैं तो जहाज का पंछी, है ना, ये आपके इलाचंद जोशी का उपन्यास है जहाज का पंछी। ये किस श्रेणी में आपका है? यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये आत्मकथात्मक श्रेणी में आता है। किसमें आता है? तो आत्मकथात्मक श्रेणी में आता है। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथात्मक। इसका आंसर राइट हो जाएगा जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। कह रहा है सर जी दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? यहाँ पर देखा जाए सर आपके 66 नंबर में तो आपका जो आंसर बनेगा वो डी हो जाएगा, निर्मला में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा सर? यहाँ पर याद रखना है कि प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास निर्मला में दहेज और विवाह, है ना, यानी बेमेल विवाह की समस्या को दिखाया है। तो याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सर जी सेवा सदन में आपका है क्या? तो सेवा सदन में जो वैश्यानी होती हैं, वेश्या जीवन, जो आपका वेश्या जीवन आपका होता है, वेश्या जीवन वो आपका दर्शाता है, याद रखना है। अगला मैला आंचल के उपन्यासकार इनमें से क्या है? यानी मैला आंचल उपन्यास के लेखक आपके हैं कौन? मैला आंचल दिया है तो मैला आंचल आपका फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण किया गया है? तो देखो भैया यहाँ पर 68 नंबर दिया और 68 का ऑप्शन हो जाएगा त्याग पत्र जो आपका है। यानी यहाँ पर देखा जाए त्याग पत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? तो आपके जैनेन्द्र कुमार का है, ये जैनेन्द्र कुमार का है, याद रखना है, जैनेन्द्र कुमार का आपका हो जाएगा, है ना। और याद रखना है मृणाल नामक एक भाग्यहीन युवती थी, उनकी आत्मपीड़ा का इसमें चित्रण किया गया है। यानी उपन्यास का जो प्रकाशन है 37 में आपका हुआ था। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो हमने बताया था कि कुछ आपकी ऐसी रचनाएं हैं जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आपकी बनी है, जिनमें से कुछ आपकी रचना में से जैसे आपका सच दिया गया है, तमस दिया गया है, आधा गांव दिया गया है और कर्मभूमि है। लेकिन झूठा सच जो आपका दिया है वो सर आपकी यशपाल की है। किसकी है? झूठा सच जो आपका है यशपाल का है। तो ये विभाजन पर आधारित आपका उपन्यास है, यहाँ पर नहीं होगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। इसमें राजनीतिक वगैरह इसमें आपका हुआ है, इसमें जो तत्कालीन राजनीतिक समस्या वगैरह थी इस पर आपका है। अगला दिया है श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है वो आपकी कौन है? श्रीलाल शुक्ल की जो आपकी रचना है यहाँ पर देखा जाए तो सर राग दरबारी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा कि राग दरबारी जो आपका है ये श्रीलाल शुक्ल का आपका है, याद रखिए श्रीलाल शुक्ल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, है ना, मकान नंबर 76, ये इन्हीं की आपकी हैं। लालटेन की छत के लेखक आपके हैं कौन? तो सर ये जो आपके हैं निर्मल वर्मा है। कौन है? निर्मल वर्मा आपका आंसर राइट हो जाएगा, निर्मल वर्मा। इनके द्वारा कई उपन्यास आपको बताया भी गया है ना, निर्मल वर्मा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब देना है। तो सर रजिया बेगम जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है? रजिया बेगम जो आपका है ये सर आपका देखा जाए तो रजिया बेगम, जिंदे की लाश, है ना, ये शीश महल, ये लीलावती, है ना, ये जो आपकी हैं ये किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आखिरी चट्टान रचना के लेखक आपके कौन है? सभी को वेलकम है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आखिरी चट्टान रचना आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन से हैं? तो सर जी याद रखना ये आपका आंसर हो जाएगा मोहन राकेश है। कौन है? यहाँ पर आखिरी चट्टान रचना के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो मोहन राकेश यात्रा व्रत से जुड़ी है ना, इनकी रचनाएं जो आपकी हैं यात्रा व्रत से आपकी जुड़ी है, याद रखना है। तो आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। अमृत राय की एक रचना बहुत पूछी जाती है, कलम का सिपाही, क्या बोलते हैं सर? कलम का सिपाही बोलते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ए नंबर हो जाएगा। हिंदी भाषाई राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिंदी भाषाई राज्य के अंतर्गत कौन सा आपका नहीं आता है? यहाँ पर जो आपका आंसर देना है वो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है। चलो चलिए, बहुत अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है, सुधार हो रहा है। देखो सुधार होगा, हिंदी साहित्य है, 15-20 दिन आप मेहनत करोगे तो आपकी सुधार आ जाएगा पहले से, है ना, क्योंकि अब आप थोड़ा सा लेवल की तैयारी कर रहे हैं। देखो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हमने कहा हिंदी के अंतर्गत आपके 10 राज्य हैं,
लेकिन इसमें जो महाराष्ट्र है सर ये मराठी बोली जाती है, यानी ये तो आपके मराठी में आपका आ जाता है ना, तो ये इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी के साथ हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? यानी सर देखा जाए तो आप कहेंगे 343 है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में आपकी बोली जाती है? तो सर उत्तर प्रदेश में जो आपकी बोली जाती है ना, तो आप कहेंगे सर कन्नौजी बोली आपकी है। यहाँ पर देखा जाए तो कन्नौजी आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बांगरू तो आपकी इसमें आएगी नहीं, हरियाणा साइड में आपकी चली जाएगी, है ना। बुंदेली आपकी बुंदेलखंड में आपकी चली जाती है, हड़ौती राजस्थान में चली जाती है, बांगरू हरियाणा में चला जाता है। सर जी कौन सी प्राचीन भाषा आपकी नहीं है? तो सर जब प्राचीन भाषा आपकी नहीं है, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपकी सर जो पंजाबी है ना, ये प्राचीन भाषा में नहीं आती है। अब ब्रज, प्राकृत, संस्कृत आपकी आती है, इसको ऑप्शन बी बनेगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये ग्रामर पोर्शन है ना, आपके 60 क्वेश्चन जो आपकी इसके पहले क्लास में कराए गए तो उसमें ग्रामर पूरा था, लेकिन जब आपका सेकंड पार्ट आता है उसमें आपको ग्रामर पोर्शन ज्यादा होता है, यानी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको ग्रामर ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल फटाफट बिल्कुल आज सॉल्व हो जाएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था किसने? तो श्रद्धा राम फुल्लौरी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। हिंदी भाषा में हस्त स्वरों की संख्या जो आपकी है कितनी है? तो याद रखना है हस्त स्वरों की संख्या 4 होती, छोटा, बड़ा, छोटी और ऋषि, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्न में से दंत वर्ण आपका कौन सा है? यानी ऐसे वर्ण को बोलने पर क्या होता है मालूम है कि जीभ आपके दांत को स्पर्श जरूर करती है ना। और सजी यहाँ पर देखा जाए तो जीभ आपके दांत को करेगी, यानी ता वर्ग, और ता वर्ग में सजी आपका सा भी तो होता है, इसमें सजी आपका सा भी तो आपका होता है ना। ता तो होता ही होता है, बाकी सजी आपका सा भी आपका इसमें आपका होता है ना, यानी उस व्यंजन सा का भी उच्चारण स्थान आपका इसी होगा, तो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सजी अनुनासिक वर्ण क्या है? पंचमा अक्षर अनुनासिक वर्ण होता है, और पंचमाक्षर कौन सा है? तो आपके 80 नंबर इसका हो जाएगा। एक हमने मैराथन क्लास आपको दिया एलटी ग्रेड के लिए, एलटी ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस की मैराथन 4 घंटे की आपकी है, जो कि हिंदी के ग्रामर पोर्शन को कवर करती है, उसको आप प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा। सर जी यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे और जो एक सोई कुछ कुछ गावे, तो सर जी ये आपसे रस पूछा गया है, तो जसोदा मैया है और झुलना है ना, झुला रही हैं, यानी सर्वासल आंसर है, बी नंबर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का सर स्थायी भाव क्या होता है? यानी आपको 83 नंबर दिया गया है, तो आपके अद्भुत का सजी आपका विस्मय होता है। क्या होता है? अद्भुत का सजी विस्मय आपका होता है। ठीक है, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना, यानी जब कोई व्यक्ति बढ़ रहा होता है तो भैया उसके उत्कर्ष को नहीं देख पाता है ना, उसकी और निंदा करने लगता है, यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब आपका डी हो जाएगा। असूया कहते हैं, क्या बोलते हैं? याद रखिए किस प्रकार का संचारी भाव है, तो ये असूया होता है, यानी 84 का आंसर आपका हो जाएगा। उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करें, यानी असूया जानते हो, असूया आपने शब्द पढ़ा तो है, लेकिन इसका एक और अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। अब तो मन आ गया ना, आप जान गए सर जी ईर्ष्या जो होता है ना, ईर्ष्या को ही असूया कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। कह रहा लट लटकान मनोमत मधुप गण मादप मधुप पिए, पंक्ति में आपसे वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ला वर्ण यहाँ पर है, मा वर्ण आपका सजी यहाँ पर आपका दिया गया है, और सजी यहाँ पर देखा जाए तो ला मा और सजी कुछ है क्या? यहाँ पर और कुछ दिख रहा है? कहेंगे दो ही आपकी चीजें हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नीर भरे नैना रहे तौना प्यास बुझाए, यानी आपके आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो क्या आपके आंखों में आंसू आने से आपको प्यास बुझ जाएगी? बुझ जाएगी क्या भाई? नहीं बुझेगी। कोई मछली है अगर वो तालाब में है, पानी में है, फिर भी प्यासी है, यानी आपने ये भी उदाहरण पढ़ा होगा कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी मोहिसुन सुने आवे हंसी, है ना। यानी यहाँ पर कारण है, यानी यहाँ पर क्या है? कारण मौजूद है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, यानी सर पैसे आपके पास हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि जुगाड़ अच्छा नहीं है। तो सर ये क्या होता है? विशेष होता है, यानी सर ये विश्रोक्त अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है ना। और इसका उल्टा होता है, विभावना होता है कि कारण ना हो काम हो जाए, यानी आपका पैसा महीना देना पड़े और काम हो जाए। बिन पैर सुने बिन काना, है ना, बिन पैर है ना, बिन कान सुने बिन काना, यानी बिना कान के सुन पा रहा है, बिना पैर के चल पा रहा है, वो विभावना होता है। लेकिन सर जी यहाँ पर पानी है फिर भी आपको प्यास बुझाई नहीं पा जा रही है, पानी है फिर भी मछली प्यासी रह जा रही है, वो विश्रुक्त होता है। बाकी होते हैं पहले शब्द से शुरुआत होती है और अंत भी आपका उसी शब्द से होता है, उसी शब्द से। तो ये बनती कैसे है सर जी? इसमें आपके दोहा और रोला होते हैं। क्या होते हैं? याद रखना है कि दोहा और रोला को मिलाने से आपकी बनती है, यानी पहले 4 चरण दोहा के और अंतिम के 2 होते हैं रोला के होते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका ये हो जाएगा। सर जी सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है, और जब दोहे का उल्टा होता है तो आपको याद है कि पहले और तीसरे में 13 होती है दोहे में, और दूसरे चौथे में 11 होती हैं। तो जब सर जी उसका उल्टा करोगे तो वो आपकी पंक्ति बदल जाएगी, और जब पंक्ति आपकी बदल जाएगी यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। सर जी मतयंगंद मदनी मत गयंद में कितने वर्ड होते हैं? हमने आपकी एक नोट्स भेजा था, टेलीग्राम पे भेजा था, वहां पर आपको ये मिला होगा, टेलीग्राम पे हमने भेजा है, नहीं देखा है तो आप जरूर जाइएगा। याद रखिए इसमें 23 वर्ड आपके होते हैं। कितने होते हैं सर? याद रखना है कि छंद में 7 भगण होते हैं
और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। ये आंसर आपका सी हो जाएगा। ये वर्णिक छंद है, यानी यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है, इसलिए सर इसको वर्णिक छंद कहते हैं। सर जी कह रहा है कि निश्चल का संधिच्छेद आपसे पूछा गया है कि निश्चल का सही संधिच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। 91 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना है यहाँ पर जो दिया है निधन छल, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा निधन छल, इसका हो जाएगा निश्चल दिया गया है। सत धर्म दिया है तो सत धन धर्म होता है, और सत धन धर्म होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए ध का परिवर्तन आपके किसमें ता में होगा, व्यंजन संधि राइट हो जाएगा। सूक्ति का संधिच्छेद पूछा गया है तो सुधन उक्ति होता है, यानी छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा हो जाएगी। तो सर जी आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी सूक्ति जिसको ऑप्शन आ रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा की मात्रा है, यानी सर यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि राइट हो जाएगा। क्लियर है। द्वंद्व समास में कौन सा पद आपको प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। प्रत्यंग की समास का उदाहरण आपका है, यानी आपसे पूछा गया प्रत्यंग। अब आप ये बताइए कि सर जी प्रत्यंग समास पूछा गया है, प्रत्यंग तो आप इसको तोड़ सकते हैं क्या, कहेंगे जरूर तोड़ सकते हैं। प्रति निकलेगा, यानी इसका पहला शब्द प्रति निकलेगा, और प्रत्येक अंग दिया है, यानी प्रत्येक अंग दिया प्रति हो जाएगा उपसर्ग, और आपका आंसर आपका विभव समास है राइट हो जाएगा। त्रिशंकु होना इसका अर्थ क्या होता है, त्रिशंकु होना इसका सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा सर, 96 नंबर दिया है। त्रिशंकु होना यानी किसी ओर का न रहना, किसी ओर का न रहना, यानी आपका आंसर सजी बी के साथ है राइट हो जाएगा। किसी ओर का न रहना बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सजी सही अर्थ इनमें से क्या होता है। यहाँ पर देना है कि भई गति सांप छछूंदर केरी, इसका सही अर्थ इनमें से सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा दुविधा में होना। क्या होना सर, दुविधा में होना, यानी जब एग्जाम पास में आ जाता है तब आप दुविधा में हो जाते हो कि यार हम क्या करें, मैथ आती नहीं है, ग्रुप डी हम नहीं देंगे, हिंदी थोड़ा बहुत आती है लेकिन साहित्य नहीं आती, हम ये नहीं देंगे, फिर आप कहोगे दूसरा टारगेट ले लेते हैं, इस परीक्षा को छोड़ ही देते हैं, यानी फिर आप ऐसी दुविधा में आपको हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना। अब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, हर सब्जेक्ट के आप ज्ञाता हैं, और साथ में हर जगह आपने पढ़ाई भी किया है। यानी घाट घाट का पानी पीना, यानी सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है सर। अगला पॉइंट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव आपका नहीं है, तो हमने कहा जहां भी चांद की बिंदी आपको मिल जाए वो तद्भव होता है, तो ये तद्भव आपका है, ये भी तद्भव है, और कान भी है, अधर नहीं आपका होगा, यानी सर ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। भैया सेशन को लाइक शेयर कर भी दीजिएगा, है ना, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सेशन को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेहनत से आप पढ़ते हैं, जैसे आप भी मेहनत करते हैं वैसे हम भी थोड़ा बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करते रहते हैं, तो भैया आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है, हमने कहा देखो जहां रा लगा हो, एक रा लगा है, यहाँ भी रा लगा है, सर जी पनिप है और आपका पंख दिया गया है, यानी सर 100 की बात करते हैं तो पनिप जो आपका दिया है पानिप, ये तद्भव नहीं है, ये सब तद्भव नहीं, ये तत्सम आपका है। तो याद रखना इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन, सॉरी तत्सम नहीं है, यानी ये तद्भव आपका है, आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं, पंख होता है कीचड़ होता है, पंख जो आपका होता है वो कीचड़ होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा तत्सम आपका नहीं है, यानी तत्सम नहीं है तो आप कहेंगे सर गायक है, नायक है, सावक है, और उपखान दिया गया है, और खा जो आपका है अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा जो आपका दिया है वो तो अधिकतर आपको मिलता नहीं है, यानी खा शब्द आपके तद्भव में ज्यादा से ज्यादा मिलता है, क्योंकि खा का परिवर्तन छा में तत्सम में आपको मिलता है, तो सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव आपका नहीं है, यानी तद्भव नहीं है, 102 नंबर बताइएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी कौन तद्भव नहीं है, तो देखो ये उपज है, उपला है, उपाल भी, लेकिन तद्भव शब्द जो दिया है ना ये तत्सम आपका है, तत्सम तद्भव आप पढ़ते हैं ना, तो याद रखना जो तद्भव शब्द आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तद्भव शब्द जो दिया है ना ये तत्सम आपका है, क्या है सर, ये याद रखना है, ये तत्सम आपका है, याद रखना ये क्या है, ये तत्सम आपका है, याद रखना है, नोट कर लीजिएगा कि तद्भव शब्द तद्भव नहीं है, ये शुद्ध शब्द आपका है जो संस्कृत भाषा से लाया गया है, तो ये तत्सम आपका है, याद रखना इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी दिमाग में उल्टा समझ लेते हैं तो गलती होती है। कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी कौन सा तत्सम नहीं है, तो हमने कहा सर जी रा लगा है, यानी ये तत्सम आपका है, कुंकड़ भी आपका अड़ा है, तत्सम है, पंचम अक्षर आपका है, ये भी आपका है, उलझन आपका नहीं होगा, यानी सर उलझन आपका नहीं होगा, याद रखना उलझन आपका नहीं होगा। अगला दिया गया कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तो ये देखो चैत है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, और फाल्गुन है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ता का परिवर्तन त्रा में होता है, यानी चैत का होता है चैत्र, यानी त्रा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए आपका आंसर नंबर ये आपका तद्भव है, इसका जो आपका होता तो आपका चैत्र हो जाता, सर क्या हो जाता, चैत्र हो जाता। वह शाम को घर आएगा, वाक्य में वृत्ति के आधार पर कौन सा भेद है, वह शाम को आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि सर जी नहीं आएगा, वो शाम को आएगा तो आएगा, ये निश्चय है, जब भी किसी की बात की जाए वो निश्चय होता है,
यानी मोदी जी अगर कानपुर के लिए बोला जाए कि मोदी जी 25 तारीख को कानपुर आएंगे तो आएंगे 100% आएगा, चाहे वो एरोप्लेन से आए और बारिश होगी तो चाहे वो गाड़ी से आए। यानी समझ गए ना, ये निश्चय आपके होते तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर है। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है सर? यहां पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया याद रखना, वह भोजन बनाता है, यहां पर जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर देना है। थोड़ा नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो ये याद रखना, ये वह भोजन बनाता है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या किया जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट नोट कर लिए, आवृत्ति मूलक होता है। क्या होता है सर? ये आवृत्ति मूलक होता है, इसको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो जी से और द्वारा जो आपका से कामा के द्वारा जो होता है वो किसका होता है? यहाँ पर देखा जाए ये परसर्ग जो होता है एक करण होता है, करण से कामा द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सर वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। क्या होता है? वीरांगना। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, अगर ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नंबर दे देंगे, ठीक है ना। ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आए ना आप, अगर आप हमारे यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको आएगा जरूर। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? यानी सर एक वचन में ही जो रहता है, और एक वचन में जनता, या देखिए भीड़, जनता, ये हमेशा एक वचन में ही रहती है। नोट कर लेना, ये जनता तो ढेर सारी दिखती है, लेकिन जनता शब्द का प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। आपका बी हो जाएगा। अपने जीवन पर लिखी गई जो आपकी कथा होती है, तो भैया अपने जीवन पर जो आपकी कथा है ना, उसको हम बोलते हैं आत्मकथा। ऑप्शन डी बनेगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय पूछा है तो आपके एक मूल शब्द निकलेगा पुस्तक, और ई जो निकलेगा, ई निकलेगा वो सर आपका हो जाएगा क्या? प्रत्यय, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। अगला देखो दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है स्मरण का विलोम है? स्मरण मतलब जानते हो, याद रखना, तो इसका विलोम हो जाएगा विस्मरण, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो संक्षिप्त का विलोम होता है? यानी सर संक्षिप्त का विलोम होता है क्या? आपको संक्षेप में पढ़ाओ, हम कहेंगे हम विस्तार में पढ़ाएंगे, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए जो सही पर्यायवाची आपकी है वाक्य है क्या? यानी कि अगर बात कर लेते हैं तो यमुना का परिचय कृष्णा दिया गया है, ठीक है, सूर्य सुता दिया गया है, ठीक है, तटनी तो आपका नहीं होता है, ये आपका नदी का होता है। सही बी नंबर आपका सही हो जाएगा, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है और आपसे क्या क्वेश्चन दिया गया है इसको भी आपको देखना है। निम्नलिखित शब्दों में से सही अर्थ भेद आपसे पूछा गया है, यानी सही अर्थ चंचल और चंचला दिया गया है। अब आप ये बताइए कि सर जी जो चंचल आपका दिया है, चंचल और चंचला दिया है, तो चंचल मतलब आपका क्या हो सकता है? चंचल बिजली को कहते हैं विद्युत, और चंचला मतलब होता है गतिशील। सही जवाब आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। सर जी सह अपस्यता का हिंदी अनुवाद क्या होता है? सह अपस्यत का हिंदी में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा? तो सह मतलब होता है वह, है ना, अपस्यत मतलब आपका देखना, यानी वह देखना तो होगा नहीं, इसका मतलब आपका सी हो जाएगा उसे देखना। क्या? उसे देखना, क्योंकि सह का एक अर्थ उसे भी होता है या उसने देखा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, उसने देखा। क्या बोलेंगे? उसने देखा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लड़का जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो भैया लड़का जा रहा है यानी लड़का मतलब बालका, है ना, जा रहा था, यानी था शब्द आपका दिया है तो वह गच्छाम पे होगा नहीं, गच्छन्ति नहीं होगा, गच्छति दिया है लेकिन इसम दिया है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन हो जाएगा बालका गच्छत इसम, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया है, आपसे कह रहा है किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ये जो आपकी रचना है वो भारवी जो आपके कवि थे, इन कवि की आपकी है। ये महाकाव्य जो आपके, ये जो आपके है ना, ये महाकाव्य यानी महाकाव्य किरातजुर्नियम, ये भरावी की रचना आपकी है, महाकाव्य है, याद रखना है। 18 सर्गों में यहाँ पर वीर रस की इसमें प्रधानता मिलेगा। अगला देखो दिया गया है कि आत्मनेपदी धातु आपका नहीं है, आत्मने पदी धातु आपकी नहीं है, यानी आत्मने पदी धातु आपका नहीं है। इसमें से यहाँ पर देखा जाए तो सर 19 नंबर की बात कर लेते हैं, तो याद रखिए आस है, सी है, युद्ध है, लेकिन आपका हो नहीं है। ये आप लोगों के लिए नया होगा, अगर आपको संस्कृत आती होगी तो जरूर आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया है कि महाकवि माघ की प्रसिद्धि जो आपकी है, यानी महाकवि जो माघ है इनकी प्रसिद्धि किस रूप में देखने को मिलती है? यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में मिलती है, यहाँ पर आपको देना है। यानी इनको हम लोग कहते हैं माघे संति त्रयो गुणा, क्या बोलते हैं? महाकवि का एक पंक्ति है माघे संति त्रयो गुणा, यानी जो आपके माघ हैं इनमें तीनों गुण आपके हैं, इनमें तीनों गुण आपके हैं, यानी यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इन तीनों के लिए है, उपमा के लिए, अर्थ गौरव के लिए, पद ललित के लिए, यानी इन तीनों के लिए महाकवि माघ की प्रसिद्धि आपकी है। माघे संति त्रयो गुणा, यानी आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा। तो सर इस प्रकार से ये क्लास आपकी क्या हो गई? कंप्लीट। आगे धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।